नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, प्रणाम, सत श्री अकाल। हिंदुस्तान की आज़ादी को 75 साल पूरे होने को आ रहे हैं और हम अमृत महोत्सव की तैयारी में हैं। भीषण विसंगतियों, आयातित विचारों के दबाव और नकारात्मक चिंतन के प्रवाह में जूझते हुए भारत की विकास यात्रा सतत जारी है। जहां देखो वहां सवालों के कांटे बिल्कुल हमारी विकास यात्रा के पथ में स्थापित कर दिए गए हैं। जरूरी सवालों को तो स्वीकार लेना चाहिए, पर गैर जरूरी सवालों का क्या? उन सवालों के बारे में हमें क्या सोचना है? हम क्या सोचते हैं? केवल सवाल ही करते रहेंगे? हमारा दायित्व तो क्या होता है? बचपन में राजश्री परमानंद भाई पटेल का भाषण सुना था, बहुत प्रभावित हुआ था। शायद 7वीं या 8वीं क्लास की बात है। वे मेरे गांव के स्कूल में आए थे। उन्होंने कहा कि हम अपने अधिकार की मांग तो बहुत तेजी से करते हैं, लेकिन हमारे कर्तव्य भी हैं इस देश में। बाल मन पर वही अटूट प्रभाव आज तक बाकी है। अमिट शब्द थे वो। फिर उसके बाद जब काफ़ी बेचैनी महसूस की तो मैंने कहा कि माननीय हरिकृष्ण त्रिपाठी जी, कृपया ये बताइए कि अंधेरा चहुओर है, समझ में नहीं आता। तो उन्होंने मुझे साफ कहा था, अंधेरे का कारण हम स्वयं हैं। उन्होंने महात्मा बुद्ध को कोट करते हुए कहा कि अपदीपो भव, सब कुछ तुम्हारे पास है, तुम्हारे इर्द गिर्द है। अपना दीपक खुद जलना बनना है तो ज्ञान की ज्योति को अपने अंतस में जगा लेना है। मूर्खों की तरह सवालों पे सवाल दागने वाले लोग वो होते हैं जिनके पास बहुविकल्पीय सोच नहीं होती, ना ही उनका चिंतन होता, ना ही उनका कर्म होता कि वो बहुविकल्पीय मार्ग को स्वीकार कर सकें। मित्रों, आप भारत में रहते हैं, मैं भारत में रहता हूँ। कोई दक्षिण भारत में रहता है, कोई उत्तर भारत में रहता है, कोई पूर्व भारत में रहता है, कोई पश्चिम भारत में रहता है। कितनी विविधता है, कितनी विविधता है, क्षमा करेंगे, लेकिन क्या व्यवस्था है कि आप में भारत कितना रहता है? मुझ में भारत का रहना बहुत ज़रूरी है और मुझे भारत में रहना और मुझ में भारत का रहना, इसको समझने की ज़रूरत है। मुझ में भारत कम वॉल्यूम में रहता है, मुझ में पश्चिम रहता है, मुझ में कुछ और रहता है। अब तो मुझ में, संकेत में कहूँगा, समझ जाइए कि माओ भी रहने लगा है। जब देखिए तब हम अपने देश को अपने अनुकूल नहीं पाते और हम क्रांति की
बेहया मशालें जलाते हैं। उन मुद्दों पर विचार करना चाहिए जिन मुद्दों पर हमारी व्यवस्था, हमारी इंतज़ामिया को मदद मिले और हमें उससे सुदृढ़ करना चाहिए। व्यवस्था के खिलाफ होना भी बुरी बात नहीं है और गलत भी नहीं है, लेकिन एक तरीका होना चाहिए। 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन याद है वह 26 जनवरी का दिन जब आपने देखा कि तिरंगे को उतारकर एक पंथ विशेष का कथित तौर पे ध्वज आरोहित कर दिया। जीवन कभी भी माफ़ नहीं करेगा उन लोगों को जिन्होंने ऐसा किया। हमारे राष्ट्रीय चिंतन के विरुद्ध इस तरह का व्यवहार करना, हमारे सामाजिक चिंतन के विरुद्ध इस तरह का व्यवहार करना बेशक दुखद है। मैं अगर काम नहीं करता हूँ, निसंदेह दंड का भागीदारी होता हूँ, तो मुझे दंड मिलना चाहिए कि मैंने काम नहीं किया। लेकिन उनका क्या जो काम करने नहीं देते? उनका क्या जो एक गंदा सा दृश्य उत्पन्न कर देते हैं, और वो भी प्रजातंत्र के मंदिर में? कोई भी हो, कारण कुछ भी हो, हिंसा स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। और हिंसा जो करते हैं वो आयातित विचारधारा के पोषक हैं, आयातित विचारधारा के संवर्धक हैं। अरे मैं आपको ये बता दूं कि आपके दिल में आपका भारत कितना रहता है, तो आपकी शिक्षा प्रणाली ने आपको ये सिखाया है कि नहीं, केवल ईसा के 1500 वर्ष पहले संस्कृति का प्रवेश द्वार है। सभ्यता का प्रवेश द्वार भी कुछ 2000 साल पूर्व है ईसा के। ये सब क्या है? हमारी परंपराएं कहाँ हैं? उन्हें आपने देखा? इसलिए नहीं देखा कि आप संस्कृत नहीं जानते। मुझे भी दुख है कि मैं संस्कृत नहीं जानता, क्योंकि मैं उसी फॉर्मेट में सेट रहा हूँ ना। संस्कृत बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं अपने पिता से एक बार इस बहस में जीतने की कोशिश करता रहा कि संस्कृत बहुत गैर जरूरी भाषा है, और ये था दौर 11वीं कक्षा का, क्योंकि मुझे उसकी उपयोगिता नहीं मालूम थी। और आज मैंने चरण छूकर अपने 92 वर्ष के पिताश्री को प्रणाम किया और क्षमा मांगी कि मैं संस्कृत नहीं जानता, इसलिए यह नहीं जान पा रहा हूँ कि संस्कृत के उन ग्रंथों में क्या लिखा है। वास्तव में हमें भारत से दूर रखने की कोशिश की, और हमारा जो एक सुरक्षित कवच जो हमने स्थापित किया था, वो हम जिसको कहेंगे सेफ जोन जो है, उस सेफ जोन में जाकर हम सेट हो गए। पता चला कि हमारा मुख्य दायित्व है कि हम पढ़ें लिखें और हम नौकरी करें, अच्छी सी नौकरी करके अच्छी सी शादी करने, अच्छे सुगढ़ सुंदर पत्नी हो और बच्चे हों, जो फिर वही अच्छे से वाला कारोबार करते रहें। बस इसके आगे हमें और कुछ नहीं सीखना।
ना कुछ सिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा कंफर्ट जोन वही है, सेफ जोन वही है। तो हमने अपने आप में भारत को बसाया नहीं। भारत में बसना हमारा राजनीतिक अधिकार है, सामाजिक अधिकार है, हमारा हर प्रकार का अधिकार है। लेकिन भारत को दिल में बसाना हमारा मूल अधिकार होता, जो हम नहीं बसा पाए। यही दुर्भाग्य है। और इसी अवसाद के साथ मैं अपनी उम्मीद नहीं छोड़ना चाहता, और मैं कुंठा के पौधे नहीं रोपने जा रहा हूँ। मैं रवीश कुमार जैसे सवालों को स्वीकार करने नहीं जाऊंगा। नकारात्मक बुद्धि को सम्मानित नहीं करूंगा, चाहे फिर वो किसी की भी हो। मैं यानी मैं नहीं, ये मेरे देश की जनता, ये मेरे इष्ट मित्र, ये सब इसी राह पर चल निकले हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव में कम से कम इतना परिवर्तन तो आया है। बहुत दुखद स्थिति है जब देखता हूँ कि राम और कृष्ण को आप बाहर निकाल दे रहे हैं इतिहास से, और उन्हें एक काल्पनिक चरित्र निरूपित करते हैं। मित्रों, मेरे पास यह किताब है। इस किताब का नाम है द क्रोनोलॉजी ऑफ इंडिया। इसका विज्ञापन नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखिए। इस किताब में साफ लिखा है कि राम और कृष्ण का काल क्या था, राम और कृष्ण कैसे ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं, हमारे युग की व्यवस्था क्या है, चतुर्युग क्या है, संवत्सर क्या है, हमारे आदि पितामह ब्रह्मा, मैं ब्रह्म की बात नहीं कर रहा हूँ, समझिए वो कौन थे। ये है हमारा असली भारत। फिर कभी मिलेंगे। आज के दिन इतना ही काफ़ी। प्रणाम। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। राष्ट्र के प्रति आपका आह्वान कि आप राष्ट्र में रहिए, लेकिन राष्ट्र को अपने अंदर भी बसा लीजिए एक बार। 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।